गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानते होंगे। मम्मी पापा को कोई भी शिकायत करने का मौका नहीं देते होंगे और सारे काम प्रॉपरली सारे टाइम पे ही करते होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। लास्ट लेक्चर हमारा जो भी हमने कवर करा था बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ था। जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज़्यादा टाइम हमने दिया था उसको। तो उसका परिणाम ये होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन अगर उस चैप्टर से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाए तो आप को उसका आंसर देना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर फिर भी आपको अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो उसको बार बार आपको पढ़ पढ़ के बार बार उसको क्रैम करके याद करने की ज़रूरत है। लिख लिख के याद करना सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सेफ्टी से ही रिलेटेड बात करेंगे कि हमें अपने आप को, सेफ्टी का मतलब यही होता है कि डेंजर से अपने आप को बचाना, हमारे बॉडी को नुकसान होने से बचाना। ठीक है, तो सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह के सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं। और उसके अलावा लास्ट में बाद में हम पढ़ेंगे फ़र्स्ट एड के बारे में। फ़र्स्ट एड के बारे में क्या होता है कि जब आपको किसी तरह की कोई भी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो डॉक्टर के अराइवल से पहले जो भी ट्रीटमेंट आप देते हो उस चीज़ को, प्राइमरी जो ट्रीटमेंट होता है बिना किसी डॉक्टर के, वो आपकी नॉलेज के बेसिस पे होता है, उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, तो फर्स्ट एड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फर्स्ट एड देना वही दे पाएगा जिसको फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होगी या फर्स्ट एड जो अपने पास में रखता होगा। और फर्स्ट एड वही अपने पास में रखेगा जिसके पास फर्स्ट एड के बारे में जानकारी होगी। तो ये इतने पहले आपको इसलिए बता दिया गया कि एक छोटा सा बच्चा जो क्लास 5 में भी पढ़ रहा है उसको भी फ़र्स्ट एड के बारे में जानकारी हो। कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे फ़र्स्ट एड का यूज़ करके एक जो भी इंजरी जिस किसी को भी हुई है उसको एक तरीके से सेव कर सके कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो आपको पता ही है कि दूसरों की हेल्प करना कितना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है आपको सेफ्टी एंड फर्स्ट एड के बारे में बताया हुआ है और इन सारे रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो भी इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में कह रहा है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो कहीं पे भी हैपन हो सकते हैं। कई बार हो सकता है आपकी गलती की वजह से हो रहा हो, कहीं पे आपके सामने वाले की गलती की वजह से हो रहा हो। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि एक पेडेस्ट्रियन जा रहा है, ठीक है, एक पैदल चलने वाला जा रहा है आदमी सड़क के बगल से। अब उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो हो सकता हो गलती उसकी हो, वो देख ना रहा हो और सामने से एकदम से गाड़ी आ गई। ठीक है, और दूसरी गलती गाड़ी वाले की हो सकती है। ये हो सकता हो देख रहा हो, अपने आप को इसने कंट्रोल करने की कोशिश करी लेकिन गाड़ी वाले ने जो है आके ठोक दिया। तो एक्सीडेंट जो होते हैं वो जानबूझ के नहीं होते हैं। ज़्यादातर केसेस में एक्सीडेंट जो है अचानक होते हैं, इसीलिए इनको एक्सीडेंट बोला जाता है, जिसके बारे में किसी को कोई भ्रांति नहीं होती, कोई समझ नहीं होती कि अच्छा ये होने वाला है ऐसा करके। कुछ पहले से इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता है कि अभी क्या होने वाला है। ठीक है, तो जिसका आइडिया पहले से ना हो और जिससे आपका नुकसान हो उसी को एक्सीडेंट बोला जाता है। ठीक है, आगे एक्सीडेंट्स के बारे में कह रहा है एक्सीडेंट्स आर डेंजरस एंड एज दे कॉज इंजरी टू पीपल दे कैन समटाइम्स इवन कॉज डेथ। तो एक्सीडेंट हमेशा ही डेंजरस होते हैं। ठीक है, और उससे कई बार इंजरी होती है और कई बार तो वो डेथ भी उसकी वजह से होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ख़तरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मतलब तुरंत के तुरंत बहुत लोगों की डेथ हो जाती है। तो इससे ये पता तो चलता है कि एक्सीडेंट जहाँ पे भी वर्ड आता है, एक्सीडेंट हुआ या फिर डेंजर हुआ, वो तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार आप रोड्स पे देखते होगे एक्सीडेंट प्रोन एरिया करके एक बोर्ड लिखा रहता है, एक बोर्ड होगा उस पर लिखा रहेगा एक्सीडेंट प्रोन एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। क्यों होते होंगे? क्योंकि हो सकता है वो रोड आगे से मुड़ा हुआ हो, तो वो ब्लाइंड साइड हो सकता है सामने से जो गाड़ी आ रही हो और इधर से जो गाड़ी आ रही हो दोनों एक दूसरे को ना देख पाते हो। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स हो सकते हैं। या फिर हो सकता हो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो और लोगों को कई बार होता हो जल्दी होती हो, जल्दी के चक्कर में
उनका एक्सीडेंट हो जाता हो। तो कई बार आपने कहीं पर देखा भी होगा, दुर्घटना से देर भली। तो दुर्घटना से देर भली क्यों लिखा जाता है? उसका मतलब ये है कि भले ही आपको लेट हो जाए कहीं जाने में, लेकिन जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो आपको थोड़ा सा लेट हो जाए चलेगा, लेकिन जान को कहीं किसी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए बोला जाता है दुर्घटना से देर भली। हो सकता है आपका ट्रेन छूट जाए तो नया ट्रेन मिल सकता है आपको, लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। केयरलेसनेस लीड्स टू एक्सीडेंट्स। हमेशा याद रखना कि ज़्यादातर केसेस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो केयरलेसनेस की वजह से ही होते हैं, लापरवाही की वजह से होते हैं। कई बार होता है, जैसे अगर मैंने आपको अभी बताया था, जो एक पेडेस्ट्रियन है वो अगर उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी गलती की वजह से होता है, उसकी गलती कैसे हुई? उसने केयरलेसनेस दिखाया, उसने दोनों तरफ हो सकता है रोड के नहीं देखा हो, उसने जो है पूरी तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया कि जो है रोड खाली है नहीं खाली है, अब मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। वो जल्दबाजी में रहा होगा, वो दोनों तरफ ध्यान नहीं दिया होगा, जिस तरफ ध्यान नहीं दिया होगा उधर से वो गाड़ी आ गई होगी और उसको ठोक दिया होगा। तो ये कुछ रीजंस हैं, और मेनली एक्सीडेंट जो होते हैं वो किसी न किसी की लापरवाही की वजह से ही होता है, ठीक है। किसी के घर में आग लग गई तो हो सकता है उस घर में पहले से ही, जैसे मान लो गैस की वजह से आग लग गई घर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तुरंत एकदम सारा हादसा हो गया। हो सकता हो कि जो गैस सिलेंडर था उसमें पहले से लीक रहा होगा और आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि अरे कोई बात नहीं, ये तो कुछ दिन चल ही जाएगा आराम से। तो कुछ दिन के चक्कर में आपने लापरवाही बरती और वो सिलेंडर को चेंज नहीं करवाया, और उसकी वजह से कुछ दिनों में वो सिलेंडर फटा और घर में आग लग गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही ज़रूर हुई होती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। आगे कह रहा है वी कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट बाय बीइंग केयरफुल एंड अलर्ट। हमेशा हमें केयरफुल एंड अलर्ट होना पड़ेगा, तभी हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको हमें लेना है, और उसके बाद भी एक्सीडेंट होता है तो वो उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसमें बस उस कंडीशन के लिए एटलीस्ट रो नहीं सकते हम कि जो है हमने अपनी तरफ से पूरा का पूरा सेफ्टी बरता था, उसके बाद भी अगर कुछ हो गया तो वो हमारे हाथ में नहीं था, ठीक है। वी नीड टू रिमेंबर एंड ऑब्जर्व सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम। तो जो भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है और उनको अच्छे से याद कर लेना है। हर जगह का अपना अलग अलग सेफ्टी रूल होता है, घर के अंदर का अलग, घर के बाहर का अलग, गाड़ी में बैठ रहा है उसका अलग, ट्रेन में बैठ रहा है उसका अलग। तो हर सिचुएशन का अलग अलग सेफ्टी मेजर होता है, ठीक है। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन में यही चीज़ बोला हुआ है कि एक तो एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स को कैसे अवॉइड करते हैं, और मतलब मेन तो यही है ना। और एक्सीडेंट्स जो है जनरली केयरलेसनेस की वजह से ही होता है। आगे बढ़ते हैं, रूल्स ऑफ सेफ्टी। जैसे पहला रूल है बी अलर्ट, बी प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और इम्पेशेंट। तो सबसे पहली बात तो हमेशा अलर्ट रखना है अपने आप को, हमेशा चौकन्ना रहना होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। हमेशा ही ओकेजन के हिसाब से ही ड्रेस होना चाहिए। जैसे किचन के अंदर आप अगर कोई सिंथेटिक फाइबर वाला सिंथेटिक कोई कपड़ा अगर पहनते हो, ठीक है, पॉलिस्टर वगैरह का कपड़ा पहनते हो, तो उसमें आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसीलिए किचन के अंदर वो आपने देखा होगा कि कई सारे जो शेफ़ वगैरह होते हैं वो एप्रन पहनते हैं। तो एप्रन जो होता है वो कॉटन का होता है, या फिर आप दूसरा कोई ऐसा नॉर्मल कपड़ा पहन सकते हो जो कॉटन का हो, सूती हो, ठीक है। तो ऐसे ही हर जगह के लिए अलग अलग ड्रेसेस बनाई गई हैं। उसके पीछे रीज़न यही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू को देख के ही उस तरह का ड्रेस डिसाइड किया गया है उस पर्टिकुलर जगह के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि किसी एक ओकेजन पे किसी एक पर्टिकुलर ड्रेस को पहनाने के पीछे रीज़न क्या होता है। उसके पीछे रीज़न यही होगा कि कहीं ना कहीं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो ड्रेस आपको पहनने के लिए बोला गया होगा। लास्ट पॉइंट है अवॉइड बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट और इम्पेशेंट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हर जगह पे काम में आता है, सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी में ही नहीं, बाकी अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल अगर होना है तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है और इम्पेशेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब कई बार ऐसा लगता है हमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जैसे मान लो आपने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन का आंसर लिखा आपने, ठीक है, अब आपने ढंग से बुक पढ़ा नहीं था, ठीक है, और आप एकदम कॉन्फिडेंट थे कि मैंने बुक पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैं इतना तेज़ हूँ कि मैं एग्ज़ाम में आराम से क्लियर कर लूँगा और बहुत अच्छे नंबर लेके आऊँगा। और पता चला कि क्वेश्चंस आ गए
और पहले तो आपको लग रहा था कि सारा कुछ मुझे याद है, क्यों, लेकिन मैंने बुक पढ़ा नहीं है, फिर भी मुझे सारा कुछ याद है। और कॉन्फिडेंस के चक्कर में पता चला कि आपके मार्क्स कम आए या फिर आप फेल हो गए, ठीक है। वैसे ही और कॉन्फिडेंस कि अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे तो मुझे कभी कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैं नंगे पैर चलता हूँ और नंगे पैर चलते हुए ही मैं सॉकेट छू लेता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है कि आपको लगता है कि आपके साथ में कभी कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। तो वो गलत चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंस और इम्पेशेंट कभी नहीं। इम्पेशेंट मतलब कि ये काम जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। आपको धैर्य धारण करना होगा, पेशेंस रखना होगा। कोई भी काम होने में टाइम लगता है। जैसे आपको रोड पार करना है, ठीक है, तो अब जो है गाड़ियाँ आ रही पिछले आप 2-3 मिनट से रुके हुए हो कि अब जो है रोड क्रॉस करोगे, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा है, गाड़ियाँ इतनी आ रही, तो आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि जैसे बीच में मौका मिलेगा वैसे ही मैं रोड क्रॉस कर दूँगा। तो ये इम्पेशेंट भी नहीं होना है। आराम से, चाहे 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आपको दोनों तरफ देखना है रोड के। उसके बाद जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओ कि अब गाड़ी जो है, अब रोड क्रॉस करना सेफ़ है, गाड़ियाँ थोड़ी सी कम हो गई, काफ़ी दूर है, तो फिर आप जो है रोड क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछा भी गया कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ सेफ्टी, तो 3 पॉइंट्स दिए हैं, तो 3 नंबर का आपसे पूछ लेगा। तो यही 3 पॉइंट्स आप लिख देना है आपको, और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। आगे सेफ्टी एट होम है, ये मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश करते हैं। इन द किचन, किचन के अंदर सेफ्टी कैसे रखें, किचन के बारे में कह रहा है। किचन इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्लेस एट होम। किचन को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है होम में। वी शुड बी वेरी केयरफुल इन द किचन। सीधी सी बात है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आग वगैरह जलती हो, चूल्हा वगैरह रखा हुआ, उस जगह पे ज़्यादा हमें केयरफुल होने की ज़रूरत है। वी नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर इन द किचन। इफ़ देयर इज़ अ गैस लीक, वार्न एवरीवन इन द हाउस। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर गैस लीक है तो आपको पहले ही पता चल जाता है, स्मेल आने लगती है। तो आपको अपने घर में सबसे पहले जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं उनको बताओ कि जितनी जल्दी हो सके वो जो सिलेंडर है उसको चेंज करवा दें। ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज़ इन एंड अराउंड द किचन सो दैट द गैस में एस्केप आउट इनटू द एयर। तो जब भी गैस लीक वगैरह हो रहा हो तो तुरंत के तुरंत इमीडिएटली क्या करना होता है कि सारे के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देनी होती हैं, ताकि जो भी अंदर गैस है वो ट्रैप होकर ना रह जाए, वो बाहर निकल जाए, और उससे आप जो है ज़्यादा सेफ़ हो जाओ। डू नॉट ऑपरेट एनी, ये इसको एनी लिख देना, एंट नहीं है, ANY, ठीक है। एनी इलेक्ट्रिकल स्विचेस एज इट में एक्सप्लोड द गैस। कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच ऑपरेट नहीं करना उस टाइम पे, क्योंकि अगर बिजली की वजह से हल्की सी भी चिंगारी भी निकली तो उससे भी आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, उससे भी जो है वो गैस जो है जल सकता है, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होता है, सॉरी। गेट द लीकेज प्रिपेयर्ड इमीडिएटली। तो जहाँ पे भी जो भी आपके सिलेंडर प्रोवाइडर होते हैं उनको आप तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए होता है, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।